हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके रीट के एग्जाम के लिए सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अपने रीट के एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन दे रखा है सांस्कृतिक उपकरण, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। ठीक है, देखिए अगर हम लेव वाइगोस्की की बात करें तो एक ऋषि मनोवैज्ञानिक है जो कि किसकी बात करते हैं, समाज और सांस्कृतिक की बात करते हैं। ठीक है, और इनकी थ्योरी का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, ये अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देते हैं, कल्चरल टूल, सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और यही हमसे पूछ रखा था तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी गुणारोपण, अभिप्रेरणा, ठीक है, संतुलीकरण की बात नहीं करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें जीन प्याजे की तो ये भी आपके स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को बता रखा है कौन कौन सी अवस्था। पहली अवस्था क्या है इनकी, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम लोग इंद्रियगामक अवस्था या फिर जो है संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है। कभी कभी पूछेगा कि जो जीन प्याजे की पहली अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, तो आप बताएंगे जन्म से लेकर के 2 साल। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। ठीक है, ये जो एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो बच्चा होता है वो 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। और लास्ट वाले इनकी स्टेज क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। ठीक है, तो ये जो है जीन प्याजे के द्वारा बताई गई 4 स्टेज है, इनको आप SPCF के थ्रू याद रख सकते हो। ठीक है, और कभी कभी इनका एक सही क्रम पूछ लेता है ना, कि इनको एक सही क्रम में लगाइए। अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो जीन प्याजे की अवस्था है इसको एक सही क्रम में लगाइए। तो पहली अवस्था क्या हो जाएगी, सेंसरी मोटर, फिर दूसरी प्री ऑपरेशनल, तीसरी कॉन्क्रीट और लास्ट वाली फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके इनकी स्टेज से पूछ लेता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक रचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं कौन, जीन प्याजे। ठीक है, अब देखिए इनका क्या कहना है ना, हम जो भी चीज़ देखते हैं है ना उसका हमारे माइंड में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने कोई कलम देख ली, ठीक है, मतलब फिर कुछ और भी चीज़ मान सकते हैं जो कि आपने पहली बार देखा हो। ठीक है, तो आज आपने मान लीजिए कुछ और देखा, ठीक है, और वो चीज़ आपने पहली बार देखा तो उसका आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, एक संरचना बन गई। फिर जब आप उस चीज़ को दोबारा देखेंगे तो आप उस चीज़ को पहचान पाएंगे, है ना। क्यों पहचान पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक संरचना बनी हुई है। ठीक है, तो इन्हीं संरचनाओं के समूह को क्या कहा जाता है, स्कीमा, है ना। जीन प्याजे ने इसका क्या नाम दिया, स्कीमा नाम दिया। ये क्या कहते हैं, जो हमारा दिमाग होता है हमारे माइंड में हर एक चीज़ का क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए आज हमने कलम को देख लिया तो हमारे माइंड में कलम का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, या फिर हमने किसी व्यक्ति को देख लिया तो उस व्यक्ति का हमारे माइंड में स्ट्रक्चर देख लिया बन गया। ठीक है, जब हम वापस उस व्यक्ति को देखते हैं या फिर वापस उस चीज़ को देखते हैं तो जो हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, पहचान पाते हैं, है ना। तो इन्हीं के समूह को, ठीक है, जो हमारे माइंड में छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं संगठित रूप से, उसको जीन प्याजे ने क्या नाम दिया, स्कीमा का नाम दिया। ठीक है, मनोबंध का नाम दिया। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर पूछ रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक उपकरण तो इसकी बात जीन प्याजे नहीं करते। उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपके ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक, अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। विकास का समीपस्थ क्षेत्र यानी कि जेडपीडी की बात कौन करते हैं, आपके लेव वाइगोस्की करते हैं। इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे तो उसको पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण
क्या होता है। मैंने अभी आप लोगों को जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं बताई थी, है ना, जिसमें कि मैंने आप लोगों को सेकंड वाली स्टेज बताया था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। इसमें बच्चा कितने साल तक का होता है, 2 से लेकर के 6 साल तक का होता है। ठीक है, अब इसका क्या पूछा है, मुख्य गुण क्या होता है। ठीक है, अमूर्त सोच का विकास। देखिए, जो अमूर्त सोच है, अमूर्त का मतलब ही क्या होता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने उपस्थित नहीं होती है, बच्चा उसके बारे में भी यहाँ पर थिंकिंग कर पाता है, सोच पाता है कुछ, है ना, कल्पना कर पाता है। तो ये आपका होता है 11 से लेकर के 18 साल में, जो लास्ट वाली स्टेज होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसलिए उसका नाम भी है अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 2 से 6 साल तक का जो बच्चा है वो अमूर्त सोच नहीं कर पाता, तो ये गलत हो जाएगा। विचार सोच में केंद्रीकरण, है ना, ये बात आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस चीज़ को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विचार सोच में केंद्रित का मतलब क्या होता है, जो बच्चे का ध्यान होता है ना वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 2 से लेकर के 6 साल तक का कोई बच्चा है, आप उसको क्या कीजिए, 5 के 5 सिक्के दीजिए, ठीक है, और एक जो है 5 का नोट दीजिए। बच्चे क्या करेगा, इन सिक्कों को लेना पसंद करेगा। उसको ये चीज़ लगता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही चीज़ ज़्यादा होगी। ठीक है, उसको क्वांटिटी से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ इतना लगता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वो ज़्यादा होगी। हालांकि दोनों की क्वांटिटी सेम ही है ना, ये भी 5 रुपये और ये भी 5 रुपये। ठीक है, ये 5 के 1 नोट है और ये 5 के 5 सिक्के हैं, है ना। तो बच्चे को लगता है कि जो चीज़ दिखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा होगी। या फिर बच्चे को आप जो है यहाँ पर कोई ऐसे चौड़े से ग्लास में कोई जूस वगैरह दे दे, या फिर किसी लंबे से ग्लास में जूस दे दीजिए, है ना, बच्चा भी चौड़े वाले या फिर लंबे वाले ग्लास को लेना पसंद करेगा, है ना, क्योंकि ये दिख ज़्यादा रहा है। ठीक है, चौड़ा वाला ऐसे कम दिख रहा है ना। तो जो चीज़ दिखती जाता है बच्चा उसी को, यानी बच्चे का ध्यान होता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है, सिर्फ चीज़ों की शेप और साइज पे। ठीक है, उसका ध्यान क्वांटिटी पे केंद्रित होता ही नहीं है, मात्रा पे केंद्रित होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है ये क्या होता है, आपका प्री ऑपरेशन स्टेज का एक मुख्य गुण होता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। परिकल्पित निगमनात्मक सोच बच्चा लास्ट वाले स्टेज में करता है, जब 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है। तो ये भी नहीं होगा। संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो ऑप्शन है वो भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता जीन प्याजे की कौन सी स्टेज में आती है, तो थर्ड वाली स्टेज में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, है ना। देखिए, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता का मतलब क्या है, जब बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है। क्योंकि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो थर्ड वाली अवस्था है, उसमें बच्चा 7 से 11 साल तक की होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है ना वो पदार्थों को एक क्रम से, एक सीक्वेंस में लगा देता है, छोटा बड़ा आरोही अवरोही क्रम में। ठीक है, इसके अलावा संरक्षण कर पाता है, कंजर्वेशन कर पाता है। जो चीज़ बच्चा 2 से लेकर के 6 साल में नहीं समझ पा रहा था कि 5 के सिक्के हैं या फिर 5 का 1 नोट है, वो यहाँ पर समझ जाता है कि चाहे आप मुझे 5 का 1 नोट दे दो, चाहे 5 के सिक्के दे दो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर संरक्षण कर पाता है, साथ ही साथ सीरिएशन, एक क्रम में, एक सीक्वेंस में चीज़ों को लगा पाता है, क्लासिफिकेशन कर पाता है, वर्गीकृत कर पाता है कि सेब अलग रहेंगे, ठीक है, जो सब्जियाँ हैं वो अलग रहेंगी, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चा इन चीज़ों को कर पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकेंड वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। देखिए, ये बात पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाएगी। अब देखिए, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है ना, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके की उसकी हेरिडिटी है, किस तरीके का उसका इन्वायरमेंट है ना। आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चे होते हैं जो कि लगभग 8 से 9 महीने में ही चलना भी शुरू कर देते हैं, है ना, थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर देते हैं। बट वहीं पर कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि चलने में, बोलने में 1.5 से 2 साल तक का, 3 साल तक का समय लग जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, जो समय होता है, जो दर होता है, वो क्या होता है, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है कि सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है, नहीं। बच्चा अपने समाज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अपने परिवार से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, अपने स्कूल से भी सीखता है, केवल स्कूल से नहीं सीखता है। ठीक है, बच्चा हर जगह से बहुत सारी चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो ये गलत है। अपने समाज, संस्कृति, जिस बच्चा परिवार में रहता है ना, सभी जगहों से बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखता ही रहता है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। शिशुअवस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में भी होता है, ठीक है, किशोरावस्था में भी होता है, यौनावस्था में भी होता है। ठीक है, तो विकास सभी अवस्थाओं में होता है, क्योंकि विकास के माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलता रहता है। ठीक है, तो ये गलत है। विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही बात है। कई पक्षों में हमारा विकास होता है, ऐसा नहीं कि एक ही डायमेंशन में हमारा विकास होता है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, शारीरिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है ना। तो कई पक्षों में हमारा विकास होता है। विकास क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी
आयामी होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, पूछा ही था कौन सा सही है, तो फोर्थ वाला आपका सही है, बाकी सारे कथन गलत दे रखे थे। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया, क्वेश्चन पहले ये बन जाता है कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया, तो हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, और ये केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा मापी जा सकती है, नहीं, ठीक है, इसलिए तो इनकी आलोचना की गई। तो ये तो आपका होगा ही नहीं। एक आयामी बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामी बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप किसी एक फील्ड में अच्छा कर रहे हैं तो हर एक फील्ड में अच्छा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत दे रखा है कि एक आयाम में जो आपकी बुद्धिमत्ता है वो अन्य सभी आयामी बुद्धिमत्ता निर्धारित करेगी, नहीं, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की, बुद्धि विभिन्न अवस्थाएं बताई, दशाएं बताई, इन्होंने टोटल 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात कर रखी है। इसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को अपने प्रीवियस क्लासेस में बता रखी हूँ। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं, ठीक है, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है। देखिए, ये बात पूरी तरीके से गलत है। हर एक बच्चे, ठीक है, हर एक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, चाहे वो उसकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ठीक है, हर बच्चे की बुद्धि अलग होती है। ठीक है, अगर आपने देखा भी होगा, अगर एक क्लास में 3 से 4 बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर आप वहीं पर सभी बच्चों को समझा रहे हैं तो कुछ बच्चा अच्छी तरीके से चीज़ों को एक ही बार में समझ जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लगते हैं, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, है ना, कुछ बच्चे जो होते हैं जो कि आपसे पहले ही क्वेश्चनों के आंसर बता देंगे, है ना। तो क्या सबकी बुद्धि एक ही तरीके से काम कर रही है? नहीं, सबकी जो दिमाग होता है, जो बुद्धि होता है, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। सबकी अपनी कैपेसिटी होती है चीज़ों को सीखने की, करने की। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो सभी में होती है, जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके अंदर भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बौद्धिकमता। देखिए, जो सृजनात्मकता, जो क्रिएटिविटी होती है ना, इसकी जो है प्रमुख लक्षण क्या होता है? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है? कई डायरेक्शन में सोच पाना, मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाना, है ना। क्योंकि सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? कुछ नया निर्माण करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ नया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट वही व्यक्ति कर पाएगा जो कि मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन अपसारी चिंतन, है ना। ध्यान रखिएगा, जब भी सृजनात्मकता की बात हो तो उसका संबंध किससे होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, है ना। अति सक्रियता या फिर असतर्कता, कम परिकल्पनता, बौद्धिकमता, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों के सामने अलग अलग टुकड़ों में सूचना को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? बच्चे को सीखने में कठिनाई होगी, है ना, क्योंकि आप जो है अलग अलग तरीके से उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको सीखने में दिक्कत होगी। तो ये बात तो आपकी यहाँ पर गलत है, और यही आपका यहाँ पर करेक्ट है। ये पूछा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है? जब बच्चे को सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वो आंतरिक रूप से विप्रेरित होता है। देखिए, जब बच्चा आंतरिक रूप से विप्रेरित होता है तो वो खुद चीज़ों को सीखना चाहता है, ठीक है, आपको उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर तो बच्चे को हेल्प मिलती है सीखने में, तो ये तो बात आपकी होगी नहीं। अधिगम में सामाजिक संदर्भ में, देखिए, जब बच्चे का जो अधिगम है उसके सामाजिक संदर्भ यानी कि उसके समाज से रिलेटेड होगा, तो बच्चा उसको सीखने में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि जो हम जानते हैं पहले से, ठीक है, उसी से रिलेट करके कुछ चीज़ें हमको बताई जा रही हैं, है ना। तो आप भी सोचिए, अगर आपको भी आपके समाज से रिलेटेड कुछ चीज़ें या फिर कुछ एग्जाम्पल दिए जाए तो आप भी उस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो इसी तरह जो बच्चा होता है, अगर उसके आसपास से रिलेटेड उसको एग्जाम्पल दिया, उसके सामाजिक संदर्भ से जोड़ करके उसको चीज़ें पढ़ाई या फिर बताई जाती हैं, तो बच्चा उन चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाता है, सीखने में उसको हेल्प मिलती है, कठिनाई नहीं होती है। तो ये भी बात आपकी गलत है। विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, और इस तरीके से अगर मतलब जो बच्चे हैं उनके सामने जो विषय वस्तु उसको कई रूपों में आप प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा? हर एक बच्चे को सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा, हर एक बच्चे जो को समझ पाएगा, सीख पाएगा। तो 3 बातें तो सीखने में हेल्प करेंगी, बट एक ही है जो कि सीखने में कठिनाई जो है उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं,
कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। ठीक है, अगर देखिए हम अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था की बात करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित है किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर भी है, तो भी आप अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, है ना। ज़्यादा उत्तेजना की वजह से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो भी आते हुए गलत हो जाते हैं, या फिर ज़्यादा डर की वजह से भी गलत हो जाते हैं, है ना। तो ये दोनों ही सही नहीं है। निम्न उत्तेजना, उच्च भय, यानी कि आप जो है बहुत ही कम उत्तेजित हैं, है ना, और आपके अंदर डर बहुत ज़्यादा है, तब तो आप बिल्कुल भी मतलब क्वेश्चनों को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बहुत डरे हुए हैं, है ना, और आप उत्तेजित भी नहीं है सीखने के लिए, तो ये भी गलत है। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, बिल्कुल सही है। यानी कि आप जो एग्ज़ाम हॉल में या फिर कहीं पर भी, ठीक है, आप क्या कीजिए, बिल्कुल संतुलित रहिए, बैलेंस में रहिए, ना ही ज़्यादा उत्तेजित होइए, ना ही ज़्यादा आपके अंदर डर हो। ठीक है, तो यहाँ पर संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या होती है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था होती है। अगर इस समय जो व्यक्ति होता है अगर वो संतुलित है, ठीक है, संतुलित रूप से उत्तेजित है सीखने के लिए, और उसके अंदर कोई भय भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, ये देखिए ये भी गलत हो जाएगा। आपके अंदर उत्तेजना होना भी जरूरी है। अगर आप सीखने के लिए उत्तेजित ही नहीं होंगे तो कुछ चीज़ों को सीख भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है, कोई भय नहीं, तो ये आपका सही है। ठीक है, बट यहाँ पर ये गलत दे रखा है, ये कोई उत्तेजना नहीं, सीखने के लिए उत्तेजना जरूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे ना तब तक आपको कोई सिखा नहीं सकता, है ना, तो इसलिए कहा है कि उत्तेजना भी जरूरी है बट बैलेंस में होनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।